चलिए, गुड आफ्टरनून। वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं करी इलेक्ट्रिक डायपोल की, उनके लिए थोड़ा बहुत बेसिक समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जिन्होंने किया है उनका एक रिविजन हो जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहिए। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के किसी फाइनाइट सेपरेशन में जब पड़े होते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल, वो फाइनाइट सेपरेशन में बहुत ही कम रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरली जितने भी इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के। जिसमें पहला एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेचुरल इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू लाइंग एट सम फाइनाइट सेपरेशन। इस सेपरेशन को हमने कितना कंसीडर किया? 2a। अब आप में से किसी को आंसर मिल पाया क्या कि हमने सिर्फ 2a क्यों कंसीडर किया? आप में से किसी ने नहीं पूछा। मतलब मैंने जब ये पढ़ाया था तो कहा था कि बताऊंगा कि 2a क्यों कंसीडर करते हैं, डेरिवेशन से क्लियर होगा। तो मुझे लगा कि आपको तो क्लियर हो ही गया होगा, आपने पूछा ही मुझसे। एनीबॉडी, आपको किसी को क्लियर हुआ कि इस सेपरेशन को 2a क्यों कंसीडर किया गया है? देखिए ध्यान से, आप इसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट्स निकालते हैं, उन रिजल्ट्स में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया। अगर बाई चांस आपने इसे a कंसीडर किया होता तो क्या था? r स्क्वायर माइनस a by 2 plus 2। It is much more easier to deal with a than a by 2। इसलिए कंफर्टेबल रिजल्ट्स ऑब्टेन हो पाए, हमने इसे 2a कंसीडर किया। देयर इज नो अदर रीजन। अच्छा, इस डायपोल की स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए हम एक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट व्हिच इज इक्वल टू q into 2a। अभी आप बहुत ध्यान से देखना। आदित्य, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इन्वर्ट होती है कि आउटवर्ड होती है? पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट होती है कि आउटवर्ड होती है? आउटवर्ड्स होती है। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ट होती है। इससे याद होना चाहिए ना। Well, now you are playing with electric charges, right? Every moment. So positive charge की फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ट होती है। Electric field is directed from positive to negative, but right now we are defining one vector quantity which is directed from negative charge to positive charge, and it is called electric dipole moment. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। दैट सिंपल, राइट? इसी में फिर आपको बताया गया कि आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। आइडियल डायपोल तब बन जाता है जब ये सेपरेशन ना के बराबर हो जाती है। और ऑब्वियसली अगर आप p को कांस्टेंट रखना चाहें, मतलब एक गिवन p के लिए आप आइडियल डायपोल बनाना चाहें, p कांस्टेंट रखना है तो भाई प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बट अगर आपने 2a को मिनिमाइज कर दिया, ना के बराबर कर दिया, तो चार्ज बहुत बड़ा हो जाता है। सो यूजुअली जो आइडियल डायपोल होता है उसका चार्ज बहुत ज्यादा होता है और चार्जेस के बीच की सेपरेशन नेग्लिजिबल होती है। ये होता है आइडियल डायपोल। फिर वही बोलूंगा, हम लोग शॉर्ट डायपोल्स पढ़ेंगे, वो क्लोज टू आइडियल होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना था? हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की पहले। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को लाइन ज्वाइन करती है, इसी लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब डिराइव नहीं करूंगा, सीधे रिजल्ट्स लिखूंगा, राइट? आपने एक पॉइंट चूज किया, पॉजिटिव की फील्ड नेगेटिव की फील्ड कंसीडर करी, जिस इसको आता है बोल सकता है साथ में कि एक्सियल का रिजल्ट कितना आया था। दैट वाज इक्वल टू 2kpr by r square minus a square power 2, राइट? इसके लिए मैंने आपको बार बार कहा कि आप देख सकते हैं जब एक्सियल पॉइंट होता है तो एक चार्ज से r minus a का डिस्टेंस आता है, एक चार्ज से r plus a का डिस्टेंस आता है। दैट हेल्प्स यू मेमोराइज। इसमें फिर आपने शॉर्ट डायपोल पढ़ा। शॉर्ट डायपोल में क्या आ गया था? 2kp by r, 2kp by r cube, because a was much smaller than r, so it reduces down to this result. अब सेकंड फिर क्या किया था? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको जिन्होंने क्लास नहीं करी थी उनका आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप रिकॉर्डिंग से फॉलो कर पाए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। यहाँ पे पॉइंट चूज किया, नेगेटिव की फील्ड इनवर्ट्स, पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड्स। इसको फिर रिजॉल्व करके हमने सॉल्व किया। सॉल्व करके हमें रिजल्ट मिला इक्वेटोरियल का, शाबाश, माइनस kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। जैसे ये a बन गया, ये r बन गया, तो दिस इज अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो आई ऑलवेज से जिस भी डेरिवेशन में डायग्राम है उसके सब में होता है, तो वो जो डायग्राम है अगर उसे आप फिर से याद कर लेंगे तो डेरिवेशन अपने आप सॉल्व। सो अल्टीमेटली फिर यहाँ पे फिर से शॉर्ट डायपोल कंसीडर करना था। शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे रिजल्ट क्या आ गया? kp by r, एग्जैक्ट माइनस साइन। माइनस की सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन सेम होती है, और इक्वेटोरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट आती है, एंटी पैरेलल। ठीक है?
अब मैं जितना कॉन्सेप्ट अभी तक बताया आपको, इसके बेसिस पे फिर हमने क्या क्या सॉल्व किया था, जनरल पॉइंट सॉल्व किया। जनरल पॉइंट का मतलब क्या था, आपने शॉर्ट डायपोल कंसीडर किया, इस शॉर्ट डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पिक किया, इस पॉइंट का वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका डायपोल के साथ एंगल कितना, थीटा। तो by r cube under root of cos square theta plus 1, this was the result for election। अब ये तो मैग्नीट्यूड थी। अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान होगा हमने क्या किया था, इस डायपोल को रिजॉल्व किया था, वन रेजोल्यूशन इन द डायरेक्शन, वन परपेंडिकुलर। तो जो ये डायरेक्शन वाला था इसके लिए एक्सियल पॉइंट आ गया था और इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल था। और जिस देखो डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पे लाइन है, इसके साथ अल्फा पे रिजल्ट, तो वहां से फिर आपने tan अल्फा सॉल्व किया। tan अल्फा obviously was equal to e2 by e1 which came out to be tan theta by, so this was the result। ये आपने इनसे कर लिया था, राइट। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं जो बोर्ड के पॉइंट से है बट इस इंफॉर्मेशन को इवॉल्व करता है। लिखिए क्वेश्चन, identify the given charge configuration, identify the given charge configuration। Now see charge configuration is like this, मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कंसीडर करता हूं और यहाँ पे ओरिजिन पे कोई चार्ज कोई कॉन्फ़िगरेशन रख लिया, इसकी वजह से यहाँ पे r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, 2r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E by 8 है और 3r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E by 27। और यहाँ पे इस एक्सिस पे अगर r डिस्टेंस कंसीडर करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E by 2 है और अगर 2r कंसीडर करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E by 16 है और अगर 3r कंसीडर करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E by 54। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन मतलब आ तो कॉम्पिटिशन में भी सकता है बट बेसिकली हम कर रहे हैं बोर्ड के पॉइंट से। ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस डिफाइन की गई हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E पर डिस्टेंस डबल करने पे E by 8, डिस्टेंस को 3 टाइम्स करने पर E by 27 और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हाफ है। फिर 2r किया तो देखो E by 8 का हाफ E by 16, फिर सेम डिस्टेंस पे E by 27 का हाफ E by 52। So you are supposed to identify which configuration is this। तो कर सकते हैं, ये कौन सी लाइन बन गई, एक्सियल, और ये कौन सी बन गई, इक्वेटोरियल, और ये बन गया शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो दो चीजें हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है। नंबर एक, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के अकॉर्डिंग वेरी करती है और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी फील्ड 1/r³ कब, जब उसे शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर करते हैं। So obviously this is a short electric dipole such that the electric field due to it is varying with 1/r³। r³ का मतलब समझना, डिस्टेंस डबल किया तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8 आ गया, डिस्टेंस 3 टाइम्स किया तो 1/3 का क्यूब यानी 1/27। तो इस तरह से वेरिएशन आती है, फाइन। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, this must be axial line, this must be equatorial because for same distance electric field is half, so it confirms this is short electric। देखिए प्लीज, ठीक है। it is clear from given information that a point 1 बनाना, that first point E proportional to 1/r³, E proportional to 1/r³। और सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड along vertical axis is half of the electric field for same distance
along horizontal axis. Same distance along horizontal axis. तो डियर फिर देखें वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फॉर द सेम गिवन डिस्टेंस एंड दिस थिंग इज ट्रू फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायोड. लिख दें हेंस it must be a short electric diode. Hence it must be a short electric diode. हुआ क्लियर? ठीक है. अब जो कल की क्लास में आपने किया था, आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर किया पहले. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या चीज जीरो आई? फोर्स. बट टॉर्क बना. टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E. रिवाइज नहीं है क्या? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E और स्केलर फॉर्म में क्या रिजल्ट था? टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा. तो उसमें हमने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड किया. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज rightwards for you and we just talked about like this green represents positive charge, तो ऐसे करेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव P बन गया. If P is in the direction of electric field, it is in stable equilibrium. क्यों? क्योंकि अगर हल्का सा ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हो तो फोर्सेस इसको वापस लेके आती है. और अगर ये ऐसे है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइटवर्ड्स बट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज लेफ्टवर्ड्स. दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज़ जैसे आप इसे ऐसे घुमाएंगे तो पॉजिटिव पे फोर्स आगे लग रही है, नेगेटिव पे पीछे पे पूरा घुमा देगा एंड इट विल अल्टीमेटली सेटल डाउन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो अल्टीमेटली तो स्टेबल आएगा बट अगर ऐसे रखा तो दिस पोजीशन इज ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. फिर हमने अच्छे से समझा कि अच्छा अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर लिया और थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वापस आने की कोशिश करता है. तो हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस. तो हमने उसे एंगुलर एसएचएम डिफाइन किया, सॉल्व किया और उसका टाइम पीरियड निकाला. किसी को टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद हो तो बताएं. T = 2 pi √I by TE where I stands for moment of inertia, P is electric dipole moment and E is electric field. Hope it's clear to you. उसके बेसिस पे मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए आपको कि हमने चार्जेस के मासेस कंसीडर किए. अगर कोई चीज फ्री होती है तो अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, यानी सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है. तो उसके पॉइंट से अपने आई सॉल्व करके क्वेश्चंस किए. यही किया था या और भी कुछ किया था? यही था ना कल का फाइनल, राइट? अब आगे लिखें जरा. नहीं एक चीज और की थी आप, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक. हमने z डायरेक्शन के अलोंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की थी व्हिच इज इंक्रीजिंग एट अ रेट डेली बाय डेल z. और उसमें एक चार्ज ऊपर है एक चार्ज नीचे है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फील्ड बढ़ रही है तो इस चार्ज के ऊपर फील्ड ज्यादा थी बजाएगी इस चार्ज के. सो इसके ऊपर फोर्स ज्यादा थी तो देयर वाज नेट फोर्स. किसी को याद है फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? F = P डेली बाय डेल z. P डेली बाय डेल z. दैट्स. तो आपको अभी मैं 5 मिनट देता हूँ कल का लेक्चर ढंग से रिवाइज करें. आई कैन ऑल्सो सी कि आप रिवाइज करके नहीं आए. यू हैव 5 मिनट्स टू प्रॉपर्ली रिवाइज यस्टरडेज लेक्चर. कम ऑन क्विक. आप लोग भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कल का लेक्चर उससे पहले का जितना मिलता है आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू दैट. कम ऑन क्विक. चलिए जो कल मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे आई नो उसमें एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो कवर अप करवाता हूँ. पहले ध्यान देना जरा. वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन करवाया ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, मैंने लिखा डेल E बाय डेल Z. इसका मतलब था कि यहां से ऊपर जाते हुए यूनिट लेंथ में इतना चेंज आता और जब तो यहां से यहां तक की लेंथ और यूनिट लेंथ में कितना चेंज आ रहा है? डेल E बाय डेल Z. तो 2a में कितना है? मल्टीप्लाइड बाय. ठीक है. तो जिसको भी क्लियर नहीं हो देख ले ध्यान से. डेल E बाय डेल Z इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद यूनिट लेंथ. अगर डायपोल ओवरऑल कंसीडर करो तो टोटल लेंथ कितनी आती है? 2a. तो उस लेंथ में कितना चेंज आएगा उसकी जरूरत कब पड़ेगी देखते हैं. दो चार्जेस हैं जिनमें से यहाँ प्लस q का यहाँ पे माइनस q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट फोर्स लगाती है यानी QE1 और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शनल फोर्स लगाती है यानी Q into E2. तो नेट फोर्स क्या होगी? दिस माइनस दिस. सो Q into E2 minus E1. इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में यूज कर. अब देखें दिस becomes total change in electric. हाँ, इस वैसे लिख सकता हूँ टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक.
अब टोटल चेंज कैसे निकलेगा? यूनिट लेंथ का चेंज है del E by del Z, तो 2a में कितना चेंज आता है, दैट गिव्स यू टोटल चेंज। गॉट इट? तो इसकी हेल्प से रिजल्ट आया था q into 2a बन जाता है p into del E by del, इसलिए से वो भी क्लियर था। इसके अलावा तो कनिष्का, आई डोंट नो कि आप ये 2a वाला बोल रहे थे, यही बोल रहे थे क्या, या फिर जो दूसरा था इलेक्ट्रिक डायपोल वाला, कि हमने इस वाले क्वार्टर पे प्लस लैम्डा डाल दिया और इस वाले क्वार्टर पे माइनस लैम्डा, प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, ठीक है, हाँ ये वाला करवा रहा हूं, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो पहले तो क्लैरिटी रखें, लैम्डा इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ एंड दिस लेंथ इज पाई बाय 2r, वो तो क्लियर आपको, एंगल इनटू r। तो ये टोटल चार्ज बन गया लैम्डा टाइम्स पाई बाय 2r, ये भी माइनस लैम्डा टाइम्स पाई बाय 2r, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। हमें निकालना था इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वी नो दैट डायपोल मूवमेंट इज p इज इक्वल टू q into 2a, प्लस q माइनस q तो मिल गया, लेकिन इस सारे चार्ज को किस एक पोजीशन पे कंसीडर किया जा सकता है? जैसे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता था 11th में, वैसे ही यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है, एकदम सिमिलर। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? सेंटर ऑफ चार्ज, यानी वो पॉइंट जहां पर ये सारा चार्ज कंसीडर किया जा सकता है, ऐसे ही यहाँ। तो ये जो लेंथ थी इसे हमने 2a कंसीडर, दिस एंड दिस, बिकॉज़ होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लाइज हियर एंड होल ऑफ द नेगेटिव चार्ज लाइज हियर। तो इसके लिए आपको समझाया था कि जब आप सेमी सर्कल कंसीडर करते हैं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी हाइट पे आता है, जिसको आता है बोले 2 टाइम्स r के ऊपर आता है। फिर समझाया था कि अगर आप सिर्फ एक क्वार्टर को कंसीडर करें तो यहाँ से भी 2 टाइम्स r, यहाँ से भी 2 टाइम्स r। तो जब जब ओवरऑल डिस्टेंस लेते हैं ये वाला, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2√2 by 5 टाइम्स r। सो दिस वाज वन थिंग जिसमें किसी को परेशानी हो सकती है। +1 में सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में ये सिखाया जाता है कि सेमी सर्कल में, क्योंकि अब डिराइव नहीं करेंगे अभी, सेमी सर्कल में 2 टाइम्स r, अब क्वार्टर सर्कल कंसीडर किया तो दोनों तरफ क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है, तो इधर से भी 2 टाइम्स r, इधर से भी 2 टाइम्स r, तो ओवरऑल बन गया 2√2 by 5 टाइम्स r। So Kanishka, this was the thing that you need to understand. Now this length is 2√2 by 5 times r, and same way this also is equal to this, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। So जो 2a बना था वो आया था 4√2 by 5 times r। So this is जो हमने सॉल्व किया था as 2a, और चार्ज आपके पास ये था, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट गिव्स यू इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप अब क्लियर है आपको। सिमिलरली हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें दो सेमी सर्कल्स कंसीडर किए, दिस एंड दिस, इसके ऊपर प्लस लैम्डा और इसके ऊपर माइनस लैम्डा। तो अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सेंटर कहाँ होता है? 2/π टाइम्स r। तो यहाँ से 2/π टाइम्स ऊपर और यहाँ से 2/π टाइम्स नीचे, तो टोटल कितना बन गया? ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब 4/π टाइम्स r। तो इस क्वेश्चन के लिए 2a की वैल्यू बन गई 4/π टाइम्स r, और चार्ज कितना हो गया? ये पाई आर है, तो लैम्डा इनटू पाई आर, इधर माइनस लैम्डा इनटू पाई आर। सो फिर इस चार्ज को हमने 4/π टाइम्स r से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट गिव्स अस द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है, तो ये सब किया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, टू कैलकुलेट work done, to calculate work done in rotating electric dipole inside uniform electric field. Calculate work done in rotating electric dipole inside uniform electric field and hence calculate electrostatic potential energy.
hence calculate electrostatic potential energy. ठीक है, देखते हैं अभी आपको मैं बताता जाऊंगा तो पहले वर्क डन निकालते हैं उसके बाद। मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इलेक्ट्रिक डायपोल थीटा एंगल पे एग्जिस्ट करता है, P is at an angle थीटा। तो ऑब्वियसली पहले समझ लें क्या करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है तो ये ऐसे वापस घूम के आना चाहता है अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट इसके ऊपर टॉर्क लगा के, टॉर्क के अगेंस्ट टॉर्क की बात करेंगे, अगेंस्ट टॉर्क लगा के इसे और घुमा दें, राइट, और घुमा दें तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। सिचुएशन इज सिमिलर। अगर आप इस मार्कर को छोड़ दे तो नीचे आना चाहता है, लेकिन अगर आप mg के अगेंस्ट फोर्स लगा के इसे ऊपर लेके जाएं तो आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जो टॉर्क लगने वाला है उसके अगेंस्ट टॉर्क लगा के आप इसे वर्क करें। लिखिए प्लीज, कंसीडर an electric dipole, consider an electric dipole having dipole moment p, having dipole moment p at angle theta with electric field, at angle theta with electric field. Fine. Next level लिखिए, torque acting on it, torque acting on it, tau is equal to PE sin theta. Torque acting on it becomes tau is equal to PE sin theta. Next level लिखिए, work done in rotating it further. थोड़ा सा एक्टिवली काम कीजिए, राइट। वर्क डन इन रोटेटिंग इट फर्दर थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा, वर्क डन इन रोटेटिंग इट फर्दर थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा by applying equal and opposite torque, by applying equal and opposite torque, मतलब इसी के ऑपोजिट इतना ही टॉर्क लगा के कितना वर्क करना पड़ेगा। लिखते हैं dw is equal to, अच्छा याद करो फोर्स के केस में वर्क क्या होता था, F डॉट ds, यहाँ क्या होगा टाउ डॉट d थीटा, समझना। फोर्स वर्क डन होता था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या होना चाहिए फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क और इसका काउंटर पार्ट थीटा। अब अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली पूरी डिस्प्लेसमेंट के लिए F डॉट S कर देते, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि याद करो स्प्रिंग के केस में करते kx dx इंटीग्रेशन, आया ध्यान। पहले आप dx इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते थे कि उसके ऊपर आप फोर्स को कांस्टेंट ट्रीट कर सको और F dx करके सॉल्व करो, फिर उसे इंटीग्रेट। सिमिलरली माय डियर, यहाँ पे जब रोटेशन की बारी आएगी तो फोर्स को कौन रिप्लेस करेगा टॉर्क, और dx को कौन रिप्लेस करेगा d थीटा। पहले ये समझो टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एनीवन, इज दिस टॉर्क कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, जैसे ही थीटा चेंज करेगा टॉर्क की वैल्यू चेंज कर जाएगी। आगे बात समझ में आपको क्लियर है नहीं? एज थीटा चेंजेस टॉर्क आल्सो चेंजेस। तो वेरिएबल है तो मैं डायरेक्टली इसे पूरी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी पहले एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने आपको क्या लिखवाया, वर्क डन इन रोटेटिंग इट फर्दर बाय ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा या एंगल d थीटा, उसके लिए लिखेंगे डियर दिस इज इक्वल टू टाउ d थीटा, टाउ d थीटा, और हम फोर्स हम कौन लगा रहे हैं p sin थीटा d, p sin थीटा d। अब सपोज करो आप इसे किसी थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करना है, तो इंटीग्रेशन से वर्क डन आ जाएगा। राइट डाउन टोटल वर्क डन in rotating
from θ1 to θ2. Total work done in rotating from θ1 to θ2. So total work done is integration PE sin theta d theta from θ1 to θ2. अब PE as it is, sin theta का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus cos theta. So minus cos theta and limit goes from θ1 to θ2. So that becomes equal to PE into, आपको बताया था ना जब नेगेटिव साइन होता है तो पहले लोअर लिमिट यूज कर लेते हैं, cos of θ1 minus cos of theta. So this is the final answer. Work done in rotating electric dipole from θ1 to θ2 becomes PE cos θ1 minus cos θ2. ठीक है, तो इसके जो बेसिक्स रिक्वायर्ड थे मैं क्विकली एक बार फिर से सम अप कर रहा हूँ. हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एंगल के ऊपर एक डायपोल को रखा, तो उसके ऊपर टॉर्क लगा, वो टॉर्क उसे वापस लाना चाहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. बट सपोज करो हम उसे और घुमाना चाहते हैं. अब घुमाते हुए अगर तो टॉर्क कांस्टेंट रहता तो मैं टॉर्क को डायरेक्टली टोटल एंगल से मल्टीप्लाई कर देता. इसका बेस क्या बताया मैंने आपको, अगर एक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स कांस्टेंट रहती है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा सकता है. बट अगर फोर्स वेरिएबल होती है तो क्या करते हैं, kx dx इंटीग्रेशन. सेम वे हियर, बिकॉज़ वी कैन सी टॉर्क इज डिपेंडेंट अपॉन थीटा. जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा टॉर्क भी चेंज करेगा. सो वी फर्स्ट कंसीडर अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा, उसके ऊपर वर्क डन निकाला और फिर इंटीग्रेट कर दिया थीटा 1 से थीटा 2. sin theta का इंटीग्रेशन माइनस cos theta which ultimately gives me p into cos theta 1 minus cos theta 2. Hope it's now clear to you. ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, p cos theta 1 minus cos theta 2. इसके बेस पे एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए. लिखिए लिखिए शाबाश. कैलकुलेट work done in rotating from stable equilibrium to unstable equilibrium. Calculate work done in rotating from stable equilibrium to unstable equilibrium. करो वापस से. कोई बताएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना होता है? 0. और अनस्टेबल पे कितना होता है? 180. तो बस स्टेबल से कहां लेके जाना है? अनस्टेबल लेके जाना है. सॉल्व. एक हो गया, तो फिर अकाउंट करते हैं. चलिए. So in that case theta 1 becomes equal to 0 and theta 2 becomes equal to 180. Right? So work done becomes equal to PE into cos 0 minus cos 180. PE cos 0 is 1, cos 180 is minus 1. So that gets me 2 PE. Right? Yes. So the work done in rotating from stable to unstable has come out to be 2 PE. और अगर अनस्टेबल से स्टेबल होता तो खुद ही भाग के आ जाता है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव आता. उस केस में क्या करते हैं आप? cos 180 minus cos 0 करते हैं, नेगेटिव. इस चीज को समझो, मतलब सिर्फ ये नहीं कि न्यूमेरिकल की और छोड़ दिया. कोई भी चीज अगर खुद से भाग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क कर दिया, हमारा वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव. और जहां पे हमें जोर लगा के घुमाना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस ले जाना चाहती है, वहां पे हमारा वर्क डन पॉजिटिव. ठीक है, डन. अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. आई होप 11th के कॉन्सेप्ट से आप सभी जानते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है. कंजर्वेटिव में वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ्स. कंजर्वेटिव में क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है. और जहां कंजर्वेटिव फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप एक छोटी सी बात याद रखें हमेशा. राइट सर, अगर किसी भी सिचुएशन में यू वांट टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो जो चीज वहां पे प्रेजेंट होनी ही चाहिए वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, कोई भी चीज हो. अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जैसे ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग में इलास्टिक फोर्स होती है, और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो वी शुड नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो उसको करेंगे जब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, बट यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूज करते हुए कुछ सॉल्व करते हैं. देखिए ग्रेविटेशन में आप क्या करते थे? एक मास को
h हाइट तक लेके जाने में जो वर्क किया है ना, किसने, ग्रेविटी ने, उसका नेगेटिव कर दो, वो क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जिसको ना याद हो मैं एक लाइन लिख पाता हूँ, उसके बाद हमसे आगे काइंडली राइट डाउन कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं। लिखें, पोटेंशियल एनर्जी may be defined as negative of work done by conservative field, इसमें फील्ड स्लैश फोर्स भी लिख सकते, वर्क डन बाय, सॉरी हाँ वही बता रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड in bringing it from the reference of zero potential, in bringing it from the reference of zero potential energy, that's from the reference of zero potential energy, यानी आप जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं वहां से प्रेजेंट पोजीशन पे लाने में जितना वर्क कंजर्वेटिव फोर्स ने किया उसका क्या कर दो, नेगेटिव। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट्स की टेक केयर करते हुए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इस पेन को h हाइट पे लेके जाऊं तो ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स। सी ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो डियर अगर h हाइट पे लेके गए तो ग्रेविटी का वर्क डन हो गया माइनस mgh, उसका नेगेटिव कर दो यानी क्या बचा, mgh, दैट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो जो आप कह रहे थे इंफिनिटी पे, एग्जैक्टली जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करते हैं तो आप इंफिनिटी पे ही जीरो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1/r² है, जितना दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, सिचुएशन सिर्फ घुमाने की, लेके आने की, तो इसमें हम अपनी मर्जी से कोई रेफरेंस चूज कर सकते। ठीक है, एक छोटी सी बात देखना, वर्क डन में क्या इन्वॉल्व है, साइन थीटा या कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो कब होता है, 90 पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 पे अपना रेफरेंस चूज करें। धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि हमें जब भी पोटेंशियल एनर्जी डील करनी है तो पहले एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है। यहाँ भी हम अपना रेफरेंस चूज करेंगे क्योंकि कॉस इन्वॉल्व है, रेफरेंस से मुझे जीरो चाहिए तो कॉस 90 जीरो होता है, दैट्स व्हाई आई एम गोना चूज माय रेफरेंस एट 90। ठीक है, लिखें प्लीज। देखिए, to calculate electrostatic potential energy, let us choose the reference of zero potential energy at theta is equal to 90 degree. Let us choose reference of zero potential energy at theta is equal to, वो हमारे मन को पता है, दिमाग को पता है कि हमने थीटा इज इक्वल टू 90 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि cos इन्वॉल्व है, cos 90 becomes 0। अब लिखिए, hence electrostatic potential energy for an orientation theta, hence electrostatic potential energy for an orientation theta, तो ये potential energy is nothing negative of work done by field by conservative। इसका मतलब ये हुआ this is equal to work done against the field। मानते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। अभी हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड था। क्या एक्सप्रेशन आया था, P cos थीटा 1। तुम्हारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, क्या इंटरेस्ट नहीं आता तुम समझो, अभी भी डिराइव किया तुमने यार, थोड़ा इंटरेस्ट से बैठा करो क्लास। P cos थीटा 1 माइनस
cos थीटा 2। तो सोचो p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 क्या था, वर्क डन अगेंस्ट, तो उसी को यूज करते हैं, लिखे प्लीज। सो u becomes equal to pe into cos of theta 1 minus cos of theta 2, जिसमें थीटा 1 की वैल्यू है 90 डिग्री और थीटा 2 है थीटा। रेफरेंस 90 पे कंसीडर किया है, तो वहां से थीटा पे लाने का वर्क अगेंस्ट दी थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड becomes equal to Pe into cos of 90 minus cos of theta. Cos 90 is 0, so potential energy becomes equal to Pe into minus cos, so minus cos। अब याद करो PE दोनों वेक्टर्स हैं, cos थीटा इन्वॉल्व है, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। सो U becomes equal to minus of P dot E। That's it. Fine. So kindly pay attention, दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक थे। पहले आपने फाइंड किया वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, मतलब अगेंस्ट द फील्ड। आपने रोटेट किया तो वर्क डन क्या आ गया, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब आप उसको एनर्जी से लिंक कर, एनर्जी में हमेशा एक रेफरेंस चूज कर लिया जाता है, वहां से लाने का जो वर्क होता है दैट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे कॉस इन्वॉल्व था तो मुझे प्रेफरेंस मिली कि मैं थीटा को 90 कंसीडर करूं, अपना रेफरेंस चूज करूं। सो टेकिंग फ्रॉम 90 टू थीटा, वर्क डन कम्स आउट टू बी माइनस P cos थीटा एंड दैट बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी, सो माइनस P डॉट E। अब देखो जरा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, P क्रॉस E, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ गया, माइनस P डॉट। ठीक है, अब ये बताओ क्या ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे रेफरेंस चूज कर, मर्जी आपकी कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सॉरी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 को रेफरेंस चूज कर लिया, तो क्या हमें ये लिबर्टी है कि हम थीटा इज इक्वल टू 0 को भी रेफरेंस चूज कर पाए, बिल्कुल है। थीटा इज इक्वल टू 180 को रेफरेंस चूज कर पाए, बिल्कुल है। लेकिन उन सभी केसेस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चेंज होता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, आदित्य एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म। आपको सबको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म। मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लिंक कर पाएंगे कि ये जो मार्कर यहाँ पे रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप सब अलग अलग रेफरेंसेस चूज कर सकते हैं। somebody can choose this dice as the reference। वो कहता है कि सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कोई 10 होनी चाहिए सपोज। दूसरे बच्चे ने क्या किया, इसकी बजाय जो फ्लोर है रूम के अंदर, उस फ्लोर को रेफरेंस चूज किया, उसने कहा सर 12 आंसर होना चाहिए। किसी ने छत को चूज कर लिया, वो कहता है सर -20 होना चाहिए। सो क्या उनमें से कोई भी गलत है, नहीं, सारे सही है, क्योंकि सबने अपने रेफरेंस अपने हिसाब से चूज। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो वर्क डन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अपने रेफरेंस कहाँ चूज किया, ठीक है। बट अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ तो सबका आंसर सेम आएगा, कितना चेंज। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबका आंसर अलग हो सकता है, यहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी सबका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन शिफ्टिंग में सबका आंसर सेम होता है। That means potential energy is a relative term, but change in potential energy is an absolute term. So I suggest you कि अपने नोटबुक में स्टार मार्क करके मेंशन कर लें, potential energy is a relative term. Potential energy is a relative term, whereas change in potential energy is absolute। ठीक है, और एट द बैक ऑफ माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, कोई भी कहीं से भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा आंसर सेम है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम 0 को रेफरेंस चूज करें तो मुझे फटाफट सॉल्व करके बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखिए। लेट अस नाउ, मतलब स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ से ये हो गया, इतना ही करना है। अब मैं आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ से कुछ और कर रहा हूं। देखिए, नाउ कंसीडर द रेफरेंस एट थीटा इज इक्वल टू 0। गुड, नाउ कंसीडर रेफरेंस एट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप देखें क्या आएगा। तो जहां 90 लिखा था वहां पे 0 आ जाएगा। वंश बता बेटा, शाबाश।
P cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर आ गया P into 1 माइनस cos 1। तो कोई आपसे पूछे कि क्या पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन P into 1 माइनस cos थीटा हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि उस केस में रेफरेंस कहां पर चला गया थीटा से दूर से। बट यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पे आपको यही मिलेगा माइनस P डॉट E, दैट इज PE cos थीटा। बट बीइंग कॉम्पिटिटिव, मतलब प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, आपको पता होना चाहिए कि ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं, ये डिपेंड कर रहा है कि आपने 90 डिग्री पे रेफरेंस चूज किया। फाइन, ठीक है चलो। तो पोटेंशियल हो गया, मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी, और वर्क डन सॉल्व कर लिया आपने। ये भी फाइंड आउट कर लिया कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लेके जाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब जिनको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता है वो ये बात भी जानते होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो वो यहां से भी चेक करते हैं जरा, लिखिए प्लीज, लिखिए शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम at the position of stable equilibrium. At the position of stable equilibrium. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। तो पुट करें, सॉल्व कर दें। स्टेबल और अनस्टेबल दोनों में जरा फाइंड करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। स्टेबल अनस्टेबल दोनों में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो और दोनों का डिफरेंस निकालो। करो चलो, चलिए देखें। अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0, वहां पे आंसर आता है माइनस ऑफ P। और अनस्टेबल कंसीडर करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 180 और वहां पे आंसर आता है P। आप देख सकते हो अगर स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। प्लीज पे अटेंशन। अगर स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाना है तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, दैट इज PE प्लस PE, दैट इज 2P। अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिराइव भी करवाया था, वर्क डन इज रोटेटिंग फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, एग्जैक्टली वही आंसर है 2P। डन है, ठीक है बच्चों। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे उसकी बात करेंगे, पर ठीक है डायपोल कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है वो उन्हें एक साथ कर। अब करते हैं इसका एक्सक्लूसिवली वो क्वेश्चन जो एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता। क्वेश्चन क्या है, अगर एक डायपोल को ऐसे रख दिया, शॉर्ट डायपोल कंसीडर कर दिया, और इसी से किसी डिस्टेंस r के ऊपर एक और डायपोल को कंसीडर कर दिया, दिस इज से P1 एंड दिस इज से P2, और सेपरेशन के बीच में कितनी है r, राइट। तो ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स बनाए, डायपोल्स एक दूसरे पे कितनी फोर्स बनाए, इसका क्वेश्चन। अब देखो चार्जेस के बीच में तो आपको पता है k q1 q2 अपॉन r², बट ये तो खुद में दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, ये भी दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है ना। तो या तो ऐसा किया जाए कि इसके दोनों चार्जेस में से इसके दोनों चार्जेस में फोर्स निकाली जाए वगैरह, बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो उसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो आज की क्लास में मतलब मैं थोड़ा स्लो इसलिए हो रहा हूँ चीजों को लेके कि जहां 11th के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये मानते हुए कि आपने पता नहीं वो कितने अच्छे से किए हैं, मैं उन्हें बार बार आपको बता। जैसे अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, whenever you want to talk about potential और potential energy, वहां पे किस चीज की प्रेजेंस होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स की। उसके साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, और दैट इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फील्ड। ये दो चीजें मैंने आपसे अच्छे से डिस्कस की। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है। ध्यान देना जरा, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है कभी, F इज इक्वल टू स्केलर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du by dr। पढ़ा आपने फॉर्मूला कभी, F इज इक्वल टू माइनस du by dr? आप लोगों ने बहुत अच्छे अगर पढ़ा है तो, नहीं तो I'll just take 2 minutes to make you understand कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया। सोचो बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स। याद करो फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, F डॉट dr इंटीग्रेशन, यही तो होता है। F डॉट dr इंटीग्रेशन विद नेगेटिव साइन क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा यार ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकता हूं क्या, du का इंटीग्रेशन, एक ही बात है। तो जिसको नहीं पता था कि डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं डी स्टैंड्स फॉर अ स्मॉल चेंज एंड डेल्टा स्टैंड्स फॉर अ विजिबल चेंज, है ना, थोड़ा सा लार्ज चेंज। सो du का इंटीग्रेशन एक्चुअली डेल्टा होगा। डन। अब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दो, इंटीग्रेशन हटा दो तो क्या बन जाएगा, हाँ दोनों तरफ लॉग है, हटा सकते हो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन हटा सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हटा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस या एक्चुअली कहानी ये थी कि मैं स्मॉल डी के लिए कंसीडर करता हूं, तो अभी तक इंटीग्रेशन आया ही ऐसा सोच। तो डी के लिए क्या बनेगा, माइनस एफ डी आर, वैसे तो डॉट आता है बट हम सिंपलीफाइड फॉर्म में जा रहे हैं जहां पे फोर्स और जो डी आर या डिस्प्लेसमेंट है ये सेम डायरेक्शन। तो डी यू बिकम्स इक्वल टू माइनस एफ डी आर, यहां से एफ निकालना हो तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी यू है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। So whenever somebody talks about conservative force or field, along with those conceptual things, ये दो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहला F is minus du by dr और दूसरा डेल्टा U is equal to minus F dot dr। तो हाँ बिल्कुल बॉटल साथ में लाया करो। चलिए ठीक है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी F is equal to minus du by dr। देखते हैं, पहले आप सिर्फ समझ लीजिए फिर सॉल्व करिए। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की r डिस्टेंस के ऊपर जो कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल P1 इसका डायपोल मोमेंट है, शाबाश, 2 kp by r। आया समझ में? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P1 है, उससे r डिस्टेंस जो कि एक्सियल पॉइंट पे बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2 kp by r। ठीक है, आपने तो किया नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, क्लास के बाद 2 kp by r। अब सोचो बच्चों, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। हम अल्टीमेटली निकालना क्या चाहते हैं, फोर्स, और उसे घुमा के कहां से लाने वाला हो, पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी आपने किया, अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी डॉट ई, मानते हैं माइनस पी डॉट ई। तो पोटेंशियल एनर्जी P2 की देख रहे हैं, माइनस ऑफ P2 डॉट ई, माइनस ऑफ P2 डॉट ई। अब देखना जरा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी, दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, एंगल जीरो हो गया तो ये कितना बन गया, माइनस P2 ई। ई की वैल्यू पुट कर देता हूं, माइनस ऑफ 2k P1 P2 बाय R क्यूब। अग्री? अब मुझे u मिल गया और f निकालना है, तो क्या करने की जरूरत बचे, सिर्फ डिफरेंशिएट, f इज इक्वल टू माइनस du बाय dr। तो कर सकते हो ना डिफरेंशिएट, तो फाइनल आंसर आप निकालें। मैं एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि भैया कान ऐसे नहीं पकड़ा, पूरा ऐसे घुमा फिरा के। क्या किया हम लोगों ने, पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी डॉट ई। फिर एक डायपोल की वजह से दूसरे डायपोल के ऊपर फोर्स निकालनी, फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू माइनस du बाय dr। लेकिन u निकालना हमें ऑलरेडी आ गया, u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो पहले इस इलेक्ट्रिक डायपोल की इसके ऊपर फील्ड निकाली, उस फील्ड में होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और फिर F इज इक्वल टू माइनस du बाय dr। तो मैं सीक्वेंसली आपको लिखवा, काइंडली रहेगा। क्वेश्चन लिख चुके नहीं, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स, force between two electric dipoles shown in the diagram। shown in the diagram। तो अपने P1 P2 शो कर दिया और ये डिस्टेंस R, और ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्सियल पॉइंट से, ठीक है। अब लिखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड at the position of
electric field at the position of second dipole due to first dipole. Electric field at the position of second dipole due to first dipole. ये एक्सप्रेशन डालते हैं, E is equal to 2kp1 upon r3, जो कि आपको आता है। डन। अब लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड डायपोल, potential energy of second dipole due to this electric field. Potential energy of second dipole due to this electric field. तो आप लिखें U is equal to minus P2 dot E, minus P2 dot E। उसे ओपन अप किया, यहां से समझते हुए P2 और E दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस साइन एज इट इज P2 into E, cos 0 1 बन जाता है। I hope the point सबको clear है। Cos 0 is 1. Now we just substitute the value of E. E was 2kp1 by r. So this becomes the potential energy, right? अब लिखिए जरा, लिखें force experienced F is equal to minus du by dr. F is equal to minus du by dr. तो ये जब लिखते हैं ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ये कभी भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो सकती, ये सिर्फ क्या हो सकती है, कंजर्वेटिव फोर्स। सो F is equal to minus du by dr। सॉल्व करके बताओ भाई आंसर अपना फटाफट। minus d by dr of this minus of 2kp1 d2 by r2, minus is gone, 2kp1 d2। कोई बताए मुझे 1 upon r cube का डिफरेंशिएशन क्या है? जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। आप भी बोल के बता सकते हैं अगर आपने सॉल्व किया हो। अभी भी नहीं हुआ, होता तो मैं गलत हो कहता। इसका सही, तो अगर दोस्त लाइफ लाइन दे दे तो बात बन सकती है, तेरी पर देगा। कर लिया आपने? देखिए ध्यान से, आप जब 1 upon r क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बेसिकली आप r पावर -3 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एग्री? 1 upon r क्यूब मींस r पावर -3, और डिफरेंशिएशन में करते क्या है ऋतिक? डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? पावर कम्स टू फ्रंट एंड पावर रिड्यूसेस बाय 1। रिड्यूस करने का मतलब है एक घटाना है, घटाना है, जमा कीजिए, दैट इज -4, दैट मेक्स इट -3 upon r पावर 4। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 upon r पावर 4। सो फोर्स आ गई माइनस ऑफ 6 times k p1 p2 by r पावर। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ, ठीक है? अब मेडिकल वाले कहेंगे सर हमें भी इतना सारा करना पड़ेगा क्या? तो मेडिकल वालों को एटलीस्ट एक बात याद करनी है कि फोर्स कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 upon r पावर 4। इतनी सी बात आती है, काम चल रहा है, बट कोई खास बड़ी चीज नहीं है। F is minus du by dr, ठीक है? देव आ रहा है, F is minus du by dr। U कैसे निकलेगा? माइनस p डॉट e, माइनस p डॉट e। E कहां से आई? एक्सियल फील्ड 2kp by r। सीक्वेंस बनाओ, क्वेश्चन बताएं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है इस क्वेश्चन के बारे में, एक्सेप्ट ये दो बच्चे जिन्होंने ये रिजल्ट नहीं किया हुआ, बाकी सारी चीजें पूछ। क्लियर? ठीक है, तो अभी आज मैं इतना ही करवाऊंगा आपको, इतना ही करवाऊंगा। अभी जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं वो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जो इनको मिल रही है। आप लोगों के लिए भी क्या कर सकते हैं, मैं देखता हूँ अगर सर आ गए हैं तो मैं स्कैन करवा के साथ साथ आप लोगों को पोस्ट करता हूँ, और फिर कल मैं आपसे इसके क्वेश्चन डिस्कस करूँ। देखिए ध्यान से,
जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक कर रहे हैं ना, उसी में एंड में जाके ऐसे न्यूमेरिकल्स गिवन, ये देखो, तो ये न्यूमेरिकल्स हम अभी बैठ के सॉल्व कर सब करेंगे हम, जितने भी हैं, वेरी शॉर्ट से लेके। पेज नंबर 4 पे आ जाइए, कम टू पेज नंबर 4। और आपसे मैं यही बोल रहा हूँ कि इफ यू कैन टेक दिस असाइनमेंट्स फ्रॉम सेंटर यू शुड, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ अभी आपको ना पीडीएफ सेंड करवा दो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो जो क्वेश्चन मैं पहले आपको बोल रहा हूँ वो करके बता देंगे मुझे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो, एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगना चाहिए। सेकंड, व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? हाँ, पर आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा? व्हेन डायपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। थर्ड क्वेश्चन, what happens when an electric dipole is held in non-uniform electric field? It experiences force as well as torque. मतलब इट में लिख दो, मेन चीज क्या बतानी है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स नहीं होगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तो सिर्फ फोर्स पक्का होगी, ठीक है। सो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं इट मे एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। फोर्थ क्वेश्चन, at what points dipole field intensity is parallel to the line joining the charges? एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो कहीं भी फाइंड की जा सकती है, लेकिन ऐसे कौन से अब दो पॉइंट्स हैं जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस लाइन के पैरेलल होती है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। इन्होंने पी के पैरेलल नहीं पूछा, इन्होंने लाइन के पैरेलल पूछा, तो लाइन के पैरेलल तो दोनों ही काउंट होंगी, एक्सियल भी और इक्वेटोरियल, ठीक है। डन। फिफ्थ क्वेश्चन क्विकली, अगर तूने फिफ्थ क्वेश्चन मुझे करके दे दिया तो मिनट से पहले तेरे को जाने की परमिशन दे दूं, करके दिखा पहले, बातें ना, बाकी भी ट्राई करें क्विकली। ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड, मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं अभी। और क्लास खत्म होने के अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स बाद तक आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर। इट इज लाइक यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और इस तरह से एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट P, right? A small electric dipole of dipole moment P is placed near charge plus Q as shown. Then the net force on the dipole is towards. अब पॉइंट्स के नेम रखें, इधर L है, इधर U लिखा है और इधर D लिखा है और इधर R, समझ सकते हैं? ये चार पॉइंट्स के नेम लिखे गए हैं और पूछा है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इन व्हिच डायरेक्शन, ऑन डायपोल सॉरी नॉट चार्ज, इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स U, टुवर्ड्स D, टुवर्ड्स L और टुवर्ड्स R। करें शाबाश, सॉल्व करके बताएं। मैं आपको एक हिंट देता हूं क्वेश्चन करने के लिए, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर फोर्स निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, बट अगर डायपोल की वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी पड़े तो उतनी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो ट्राई करें जैसे मैं बोल रहा हूं, बताएं जरा, तुषार बताना है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह, इसकी वजह से ये जो चार्ज है ये चार्ज एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपवर्ड्स होगी कि डाउनवर्ड्स होगी? डाउनवर्ड्स होगी, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है। समझ रहे हो? देखो मतलब एवरीथिंग वाज इन योर कंट्रोल। आप कर सकते थे कि डायपोल की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं, डायपोल की वजह से इसके ऊपर फोर्स जिस डायरेक्शन में आएगी, जितनी आएगी उसके इक्वल ऑपोजिट इसके ऊपर आएगी। तो देखिए प्लीज, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई डाउनवर्ड्स, and now because this charge is positive, so force is also in this direction. Got that?
तो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से इसके ऊपर इक्वल एंड सो इट विल एक्ट टुवर्ड्स यू दैट। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, फोर्स एक्सपीरियंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड नोइंग कि डायपोल की वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है। सो डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो पी के ऑपोजिट आ गई, चार्ज क्योंकि पॉजिटिव था तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में आ गई। जितनी फोर्स इसके ऊपर लगी है, मतलब फोर्स तो हमेशा इक्वल ऑपोजिट होगी, तो जितनी फोर्स इसके ऊपर लगी है उसकी ऑपोजिट फोर्स यहाँ लगने वाली है, तो फोर्स ऊपर लगती, इसकी फोर्स नीचे लगती। सोचो ना, मतलब ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कभी से पढ़ते आ रहे हैं ना, फोर्सेस हैव टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट। आई होप इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, मतलब हाउ थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग व्हेन समथिंग इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम योर साइड। इसकी वजह से फोर्स नीचे आ गई तो इसकी फोर्स कंपैरेटिवली अप हो जाती है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग पार्ट में अभी आज का यहीं पे खत्म करता हूँ।